कभी सोचा है कि हिलती हुई धरती से इतनी बड़ी बड़ी लहरें कैसे बन जाती हैं? आज हम जानेंगे कि कैसे एक भूकंप बन जाता है विनाशकारी सुनामी का कारण। चलिए समझते हैं इस प्राकृतिक घटना के पीछे का विज्ञान। पृथ्वी की सतह एक ठोस टुकड़ा नहीं है, बल्कि विशाल पहेली के टुकड़ों की तरह है, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेटें, जिनमें महाद्वीप और महासागर दोनों शामिल हैं, पृथ्वी की बाहरी परत यानी लिथोस्फीयर बनाती हैं। ये स्थिर नहीं है, बल्कि नीचे की गर्म अर्ध पिघली चट्टान की परत पर बहुत धीरे धीरे तैरती है, लगभग उतनी ही गति से जितनी हमारे नाखून बढ़ते हैं। इन प्लेटों के किनारे, जिन्हें प्लेट बाउंड्री कहते हैं, तीन मुख्य तरीकों से संपर्क करते हैं। कन्वर्जेंट बाउंड्री पर प्लेटें टकराती हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्री पर वे दूर जाती हैं, और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री पर वे एक दूसरे के समानांतर खिसकती हैं। जब ये प्लेट्स हिलने की कोशिश करती है, तो घर्षण उन्हें फंसा देता है, जिससे चट्टानों में भारी मात्रा में तनाव जमा हो जाता है। जब यह जमा हुआ तनाव चट्टानों की ताकत से ज्यादा हो जाता है, तो वे अचानक टूट जाती हैं या खिसक जाती हैं। इस अचानक रिहाई से भूकंपीय तरंगों के रूप में भारी ऊर्जा निकलती है, जो पृथ्वी के माध्यम से फैलती है। यही ऊर्जा है जिसे हम भूकंप के रूप में महसूस करते हैं। जिस बिंदु पर चट्टान टूटती है, उसे हाइपोसेंटर कहते हैं, और ठीक इसके ऊपर सतह पर स्थित बिंदु को एपिसेंटर कहा जाता है। सबसे शक्तिशाली भूकंप कन्वर्जेंट बाउंड्री पर होते हैं, खासकर जब एक सघन समुद्री प्लेट एक कम सघन महाद्वीपीय प्लेट के नीचे खिसक जाती है। इस क्षेत्र को सबडक्शन जोन कहते हैं। ये जोन दुनिया के कुछ सबसे बड़े मेगा थ्रस्ट भूकंपों के लिए जिम्मेदार है। भारतीय महासागर में भी ऐसे कई सबडक्शन जोन हैं, जहां भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसक रही है, जो इस क्षेत्र को भूकंपीय रूप से बहुत सक्रिय बनाता है। 2004 का हिंद महासागर का भूकंप इसका एक भयानक उदाहरण है। जब समुद्र के नीचे भूकंप आता है, तो समुद्री तल हिलने लगता है। एक मेगा थ्रस्ट भूकंप समुद्र तल के एक विशाल हिस्से को अचानक ऊपर या नीचे धकेल सकता है। यह हलचल अपने ऊपर के पानी के पूरे स्तंभ को विस्थापित कर देती है, जिससे शक्तिशाली लहरों की एक श्रृंखला बनती है, जिसे हम सुनामी कहते हैं। इसलिए एक पानी के नीचे का भूकंप सिर्फ जमीन को नहीं हिलाता, यह एक ऐसी घटना को जन्म दे सकता है जो हजारों किलोमीटर दूर तटों को प्रभावित कर सकती है। सुनामी की कहानी पृथ्वी की गहराइयों से शुरू होती है। हमारी पृथ्वी की सतह विशाल टेक्टोनिक प्लेटों से बनी है, जो लगातार गति में रहती है। जब एक भारी समुद्री प्लेट एक हल्की महाद्वीपीय प्लेट के नीचे खिसकती है, जिसे सबडक्शन जोन कहते हैं, तो भारी तनाव पैदा होता है। सालों, दशकों या सदियों तक यह तनाव बढ़ता रहता है। फिर एक दिन यह ऊर्जा अचानक एक शक्तिशाली भूकंप के रूप में निकलती है। इस मेगा थ्रस्ट भूकंप के दौरान समुद्र का तल कुछ ही सेकंड में कई मीटर ऊपर उठ सकता है या नीचे धंस सकता है। यह सिर्फ एक छोटा सा कंपन नहीं, बल्कि समुद्र के फर्श का एक विशाल हिस्सा अपनी जगह बदल लेता है। समुद्र तल में इस अचानक और विशाल बदलाव के कारण इसके ऊपर मौजूद पानी का पूरा स्तंभ सतह से लेकर तल तक विस्थापित हो जाता है। कल्पना कीजिए कि एक विशालकाय हाथ समुद्र के नीचे से पानी को ऊपर धकेल रहा है। यह अरबों टन पानी होता है, जिसे अपनी जगह से हिला दिया जाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण यह ऊपर उठा हुआ पानी वापस अपनी जगह पर आने की कोशिश करता है, और इस प्रक्रिया में यह अपनी जबरदस्त ऊर्जा को चारों ओर फैलने वाली लहरों में बदल देता है। यह किसी तालाब में कंकड़ फेंकने जैसा है, लेकिन इसका पैमाना अकल्पनीय रूप से बड़ा और विनाशकारी होता है। यही ऊर्जा की लहरें सुनामी कहलाती हैं। गहरे समुद्र में ये लहरें बेहद अनोखी होती हैं। इनकी तरंग दैर्ध्य यानी दो लहरों के बीच की दूरी सैकड़ों किलोमीटर लंबी हो सकती है, लेकिन इनकी ऊंचाई अक्सर 1 मीटर से भी कम होती है। इसी वजह से खुले समुद्र में मौजूद जहाजों को इनके गुजरने का पता तक नहीं चलता। लेकिन धोखा न खाएं, ये लहरें एक जेट विमान की गति से यानी 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर कर रही होती है। इनकी गति समुद्र की गहराई पर निर्भर करती है। जितना गहरा समुद्र, उतनी ही तेज रफ्तार। सुनामी का असली और भयानक रूप तब सामने आता है जब यह तट के पास उथले पानी में पहुंचती है। जैसे ही लहरें आगे बढ़ती हैं और समुद्र का तल उथला होने लगता है, लहर का अगला हिस्सा धीमा हो जाता है, लेकिन पीछे से आ रही लहर अभी भी तेज गति में होती है। इस गति के अंतर के कारण लहर की ऊंचाई छोटी जगह में सिकुड़ने लगती है।
इसे वेव शोलिंग कहते हैं। लहर की लंबाई कम हो जाती है और उसकी सारी ऊर्जा उसकी ऊंचाई को बढ़ाने में लग जाती है। जो लहर गहरे समुद्र में दृश्य थी वो 90 मीटर या 30 मीटर ऊंचे पहाड़ की एक विशाल दीवार में बदल जाती है। तट पर पहुंचने से ठीक पहले सुनामी अक्सर एक चेतावनी देती है। समुद्र का पानी तेजी से पीछे हटने लगता है, जिसे ड्रॉबैक कहते हैं। समुद्र तट का एक बड़ा हिस्सा अचानक खाली हो जाता है, लेकिन यह शांत तूफान से पहले की शांति होती है। कुछ ही मिनटों में सुनामी की पहली लहर, जो समुद्र लहर की सबसे बड़ी है, एक गरजती हुई दीवार के रूप में तट से टकराती है। यह सिर्फ एक लहर नहीं, बल्कि पानी का एक तेज सैलाब होता है, जो कई किलोमीटर अंदर तक समय को बदल जाता है। इसके बाद एक कम लहरें आती है, जिन्हें वेव ट्रेन कहा जाता है, और हर लहर अपने साथ विनाश लेकर आती है। 2004 हिंद महासागर में सुनामी इसका एक दुखद उदाहरण है, जिसने दिखाया कि कैसे भूकंप से पैदा हुई ऊर्जा हजारों किलोमीटर का सफर तय करके लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकती है। 26 दिसंबर 2004 क्रिसमस के ठीक अगले दिन इतिहास के सबसे विनाशकारी भूकंपों में से एक ने हिंद महासागर में अपनी विनाश लीला रची। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पश्चिमी तट पर समुद्र के नीचे 9.1 की तीव्रता वाला एक महाभूकंप आया। यह एक मेगा थ्रस्ट भूकंप था, जहां भारतीय टेक्टोनिक प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई, जिससे सैकड़ों परमाणु बमों के बराबर ऊर्जा निकली। इस विशाल भूगर्भीय घटना ने लगभग 1600 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में समुद्री तल को कई मीटर ऊपर उठा दिया। इस हलचल ने खरबों टन पानी को विस्थापित कर दिया और यहीं से उस सुनामी का जन्म हुआ जो इतिहास में दर्ज होने वाली थी। विस्थापित पानी ने लहरों की एक श्रृंखला बनाई जो खुले समुद्र में 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी एक जेट विमान की गति से, चारों दिशाओं में फैलने लगी। जैसे ही ये लहरें उथले तटीय इलाकों में पहुंची, उनकी गति कम हो गई और उनकी ऊंचाई नाटकीय रूप से बढ़कर 30 मीटर तक पहुंच गई। ये पानी की विशाल दीवारें थीं, जो 14 देशों के तटों की ओर बढ़ रही थीं। भारत के लिए यह आपदा अप्रत्याशित थी। भूकंप के केंद्र के सबसे करीब होने के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर सबसे विनाशकारी प्रभाव पड़ा। मुख्य भूमि पर तमिलनाडु का नागापट्टिनम जिला और चेन्नई का मरीना बीच बुरी तरह प्रभावित हुए। यहां तक कि पश्चिमी तट पर स्थित केरल भी इन लहरों के प्रकोप से नहीं बच सका। इस आपदा का मानवीय प्रभाव अकल्पनीय था। भारत में 18,000 से अधिक लोगों की जान चली गई या वे लापता हो गए और लाखों लोग बेघर हो गए। तटीय समुदायों, विशेषकर मछुआरों की आजीविका पूरी तरह से नष्ट हो गई। उनकी नावें, जाल और घर सब कुछ समुद्र ने छीन लिया था। ये एक राष्ट्रीय त्रासदी थी, लेकिन इस भयानक त्रासदी के बीच भारत की अदम्य भावना और एकजुटता भी सामने आई। सशस्त्र बलों, गैर सरकारी संगठनों और आम नागरिकों ने मिलकर बड़े पैमाने पर बचाव और राहत अभियान चलाए। इस आपदा से एक महत्वपूर्ण सबक भी मिला, तैयारी का महत्व। इसी के चलते भारत ने 2007 में हैदराबाद में भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली ITEOS की स्थापना की। यह अत्याधुनिक प्रणाली हिंद महासागर में किसी भी सुनामी पैदा करने वाली गतिविधि का पता लगाकर मिनटों में चेतावनी जारी कर सकती है। यह त्रासदी एक दर्दनाक याद दिलाती है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है, लेकिन यह भविष्य की सुरक्षा के लिए मानवीय लचीलेपन और विज्ञान की शक्ति का एक प्रमाण भी है। सुनामी से पहले समुद्र का पानी अचानक तट से दूर चला जाता है। तटीय इलाकों में तेज भूकंप महसूस होना भी एक संकेत है। समुद्र से आने वाली असामान्य आवाजें भी खतरे का संकेत हो सकती हैं। इन संकेतों को देखकर तुरंत ऊंची जगह पर चले जाएं। भारत में इनकॉयस जैसी संस्थाएं 24 घंटे सुनामी की निगरानी करती है। नियमित अभ्यास और जागरूकता से हम सुरक्षित रह सकते हैं। तो दोस्तों, समुद्र के नीचे भूकंप से शुरू होकर विनाशकारी सुनामी तक का यह सफर, विज्ञान की समझ से हम इन प्राकृतिक घटनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और सही जानकारी और तैयारी से अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। धन्यवाद। ऐसी और रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।